हेलो गाइस, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो गाइस बात करते हैं नीट 2020 फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस। और गाइस इस बार का फिजिकल पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था बोले तो, मतलब एक आध दो क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो ऐसा एक भी सवाल नहीं था जिसके अंदर आपको काफ़ी हेवी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत पड़े। तो गाइस और काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे और सिंगल लैंग्वेज में बोला जाए तो इस बार का फिजिकल पेपर काफ़ी स्कोरिंग रहा है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो आपसे बोला गया है कि अगर आप किसी आइडियल गैस का फ्री एक्सपेंशन करवा रहे हो और एडियाबैटिक कंडीशन में, तो कौन सा ऑप्शन सही है। और गाइस थर्मोडायनामिक्स से हम डरते रहते हैं और देखो गाइस ये इतना आसान सा सवाल है कि अगर आपको बेसिक डेफिनेशंस भी पता है तो आप इसको सही कर सकते हो। देखो गाइस एडियाबैटिक का डेफिनेशन ही यही होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का डेफिनेशन ही यही होता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें हीट चेंज जीरो हो और गाइस फ्री एक्सपेंशन बोले तो वर्क डन जीरो। और गाइस यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन पता होना ज़रूरी है कि अगर आप किसी आइडियल गैस का फ्री एक्सपेंशन करवा रहे हो एडियाबैटिक कंडीशन में तो वो आइसोथर्मल भी होता है बोले तो डेल्टा टी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। ठीक, तो मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो अगला सवाल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस सही ढंग से पढ़ा है तो आप इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हो। तो आपको बोला गया है अगर आप डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो तो इनमें से क्या मिलता है, राइट। तो अगर आपको पता होगा कि जब भी आप H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो H2SO4 का, तो एनोड पे दो बातें पॉसिबल हो सकती है, या तो वाटर का ऑक्सीडेशन होके ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, O2 गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, प्लस H प्लस E माइनस, इसको आप बैलेंस कर सकते हो, या तो जो SO4 2 माइनस होता है ये S2O8 2 माइनस में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन गाइस अगर आपके पास में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये वाली रिएक्शन फिजिबल होती है, लेकिन अगर आपके पास में डाइल्यूट H2SO4 है तो ये वाली रिएक्शन होती है फिजिबल। तो यानी कि ऑप्शन O2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2, राइट। तो आई होप आपने इसको बिल्कुल सही किया होगा। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट। ओके, तो अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है केमिकल काइनेटिक्स से। तो हमें पूछा गया है कि अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो तो इनमें से कौन सा पैरामीटर चेंज होगा। तो ऑब्वियसली आंसर इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। गाइस समझो जरा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो अगर आप रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो उनके बीच में कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी दैट विल इंक्रीज। तो ऑब्वियसली कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो अगला सवाल जो है ये आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो और आपसे बोला गया है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स, जब भी किसी कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट लेयर को बोलते हैं फिक्स्ड लेयर और सेकेंड लेयर को क्या बोला जाता है, मोबाइल लेयर। और इन दोनों लेयर्स के बीच, मतलब ये दोनों एक्चुअल में अपोजिटली चार्ज्ड लेयर होते हैं। मान लो पहला लेयर जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो सेकेंड लेयर जो होगा दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको अपन बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। और गाइस ये जो इसको गाइस बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, और ये हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर फॉर्मेशन दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो गाइस जो जेटा पोटेंशियल होता है ये स्टेबिलिटी के डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है, राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो मूव टू नेक्स्ट। सो अगेन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। सो हमेशा से मैंने कहा है कि केमिकल काइनेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो काफ़ी सिंपल सा सवाल है, आपसे दिया गया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो जाहिर सी बात आपको फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लगाना होगा जिसका रेट कांस्टेंट इज 4.606 into 10 to the power minus 3 सेकेंड इनवर्स ऑब्वियसली, एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है दैट इज 2 ग्राम्स एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.2 ग्राम्स। तो आपको इक्वेशन लगानी है कि
T इज इक्वल टू 2.303 बाई K। तो K की वैल्यू अगर मैं रखूँ 4.606 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू लॉग R नॉट यानी कि 2 डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज 0.2। तो इसको अगर मैं कैंसल आउट कर दूँ इट कम्स आउट टू बी 10 और log 10 गिव्स अस 1। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 2.303 डिवाइडेड बाई 4.606 यानी कि ये इसका आधा है, यानी कि 0.5 इंटू इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ 10 टू द पावर 3 मतलब 500 सेकेंड्स। ठीक, और ये काफ़ी आसान सा सवाल था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो गाइज हमेशा से मैंने कहा है कि केमिकल काइनेटिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम 2 क्वेश्चंस यहाँ से दिखने फिक्स्ड। ठीक, तो मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पढ़ सकते हो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से है। और गाइज यहाँ पे आप क्या गलती कर सकते हो मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि एक सिलेंडर है जिसमें 7 ग्राम ऑफ N2 एंड 8 ग्राम ऑफ आर्गन को हमने भरा है और उसका जो पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर है दैट इज 27 बार, और हमें बताना है कि N2 का पार्शियल प्रेशर कितना है। राइट, ठीक, तो पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 के कितने मोल्स है। राइट, तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाई गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास दैट इज 7 बाई मोलर मास आप यहाँ पर 14 पुट कर सकते हो, लेकिन गाइस दिस इज N2, तो इसका मोलर मास 28 हो जाएगा। 28 यानी कि 1/4 दैट इज 0.25 मोल्स ऑफ N2। राइट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन दैट इज गिवन मास 8 बाई इट्स मोलर मास 40 यानी कि 1/5 दैट इज 0.2 मोल्स। राइट, नाउ अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो N2 के मोल्स प्लस आर्गन के मोल्स दैट इज 0.25 प्लस 0.2 मोल्स दैट गिव्स 0.45 मोल्स, मतलब द टोटल नंबर ऑफ गैस मोल्स दैट इज N2 के मोल्स प्लस आर्गन के मोल्स दैट इज 0.45 मोल्स। ठीक, और डाल्टन्स अकॉर्डिंग टू योर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस N2 is given by mole fraction of that component, so mole fraction of N2 into the total pressure that is 27। right, तो अगर मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकालूं तो N2 के मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 0.25 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.45। ठीक, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ दैट कम्स आउट टू बी 5/9। राइट, और इसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मेरे पास कितना आ जाएगा 5/9 इंटू 27, 9 3s are 27 एंड 5 3s are 15, तो 15 बार इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो मूव टू नेक्स्ट। तो अगला सवाल मतलब काफ़ी आसान सा सवाल है और इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। समझिए जरा बात को, एक रिएक्शन दी हुई है और उसके लिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन दैट इज 2 × 10 टू द पावर 13 एंड टेम्परेचर भी अपने को दी हुई है दैट इज 300 केल्विन, और हमें ये बताना है कि उस रिएक्शन का डेल्टा जी कितना होगा। राइट, और आप सभी को पता है कि डेल्टा जी इज गिवन बाई -RT/ln(k), और आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दें दैट इज माइनस आर की वैल्यू होती है 8.314 जो कि ऑलरेडी गिवन है, एंड इनटू टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन एंड ln और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k दैट इज 2 × 10 टू द पावर 13। राइट, एंड दिस इज द राइट ऑप्शन। गाइस देखो, मैंने क्यों कहा कि आपको हेवी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बार। आप खुद सोचो, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल आंसर आएगा आपको वो भी तो पूछा जा सकता था, लेकिन NTA ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो उनका कहने का ये मतलब था कि अगर फॉर्मूला आपको पता है तो वैल्यूज़ रखें और डॉक्टर बने। राइट, तो मूव टू नेक्स्ट।
ओके, तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और आई होप गाइस कि पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी महान इंसान नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को गलत करके आया होगा, राइट। तो एक स्पीसीज दी हुई है लुटेशियम 71 175 जो कि एक एफ ब्लॉक का एलिमेंट है और हमें पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, राइट। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर दैट इज 71 एंड मास नंबर दैट इज 175 और आपको बढ़िया से पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन हो गए 71 और क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 71 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको पता है कि मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन दैट इज 175 माइनस 71 दैट इज 104, that is 104, right? So the right option is your ऑप्शन नंबर 1, ठीक। तो आई होप सबने इसको बिल्कुल सही किया होगा, राइट। सो मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो अगला सवाल है कि अपने पास 1 ग्राम सिल्वर है, 1 ग्राम ऑफ Mg यानी कि मैग्नीशियम है और 1 ग्राम ऑफ O2, सी दिस इज नॉट एटॉमिक ऑक्सीजन, दिस इज O2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, एंड 1 ग्राम ऑफ लिथियम। हमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। अब नंबर ऑफ एटम्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जो कि होता है अपना एवोगाड्रोस नंबर दैट इज N0, राइट। और नंबर ऑफ मोल्स दैट इज गिवन बाय द गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं Ag में बात करूँ 1 ग्राम Ag तो गिवन मास तो सबका 1 ग्राम ही है, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ नंबर ऑफ एटम्स की तो गिवन मास 1 बाई मोलर मास सिल्वर का 108 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, राइट। अगर मैं 1 ग्राम Mg की बात करूँ सो गिवन मास 1 बाई मोलर मास इसका 24 इंटू N0। अगर मैं O2 की बात करूं तो गिवन मास 1 एंड O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो O2 का टोटल मास कितना हो जाएगा 32 इंटू N0 गाइस, सी ये अपने को क्या देगा, दिस विल गिव द नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, बट अपने को क्या पता करना है, हाँ, नंबर ऑफ एटम्स, एक ऑक्सीजन में एक O2 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, सो इतने मॉलिक्यूल्स में इंटू 2 एटम्स, राइट। तो 1 ग्राम लिथियम में कितने एटम हो जाएंगे, गिवन मास बाई मोलर मास इसका 7 इंटू N0, राइट। तो अगर आप इन सबको कंपेयर करो, इसका डिनोमिनेटर सबसे मिनिमम है तो इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि 1 ग्राम लिथियम विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ऑप्शन नंबर 4, ठीक। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो काम हो जाता, राइट। सो मूव टू नेक्स्ट। तो अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा मिक्सचर ऐसा है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और गाइस पॉजिटिव डेविएशन वो मिक्सचर से शो करते हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन वीकर होता है देन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक। तो अगर मैं बात करूं इथेनॉल एंड एसीटोन की, आपको बढ़िया से पता है कि इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच एक इथेनॉल और ये रहा दूसरा इथेनॉल, 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच एक कमाल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करता है। अगर मैं 2 एसीटोन मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो इनके बीच में भी एक अच्छा सा डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो गाइस होगा क्या, जो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स हैं CH3COCH3, ये होगा क्या, 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा है ये इनके अंदर आ जाएंगे, इनके अंदर घुस जाएंगे, जिसके वजह से होगा ये इन दोनों का जो इंटरेक्शन वो ब्रेक हो जाएगा। हाँ, हालांकि इथेनॉल और एसीटोन के बीच एक हल्का सा डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा जरूर, लेकिन वो जो इंटरेक्शन होगा ये पहले वाले ये इंटरेक्शन से वीकर होगा, यानी कि यही है हमारा राइट ऑप्शन
दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो मूव टू नेक्स्ट। तो गाइज ये एक ऐसा सवाल है जहां पर ना तो किसी फॉर्मूले की ज़रूरत है ना तो किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत है, और हमें बोला गया है कि अगर मैं मोल्टेन CaCl2 से 20 ग्राम्स कैल्शियम को डिपॉजिट करवाऊं, 20 ग्राम्स, तो कितने मोल की, मतलब कितने फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत होगी, राइट। तो समझते हैं जरा कि यहाँ हो क्या रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस इज़ योर Ca2+ एंड दिस इज़ योर कैल्शियम। आपको पता है कि 1 मोल Ca2+ को अगर मैं Ca में यानी कि कैल्शियम में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी। ठीक, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब 1 मोल कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। 1 मोल कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 ग्राम्स। आप इसको ऐसे समझे कि 40 ग्राम्स कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। तो अगर मुझे 20 ग्राम्स कैल्शियम चाहिए होगा यानी कि इसका आधा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो इसका आधा चाहिए होगा यानी कि 1 फैराडे। सो इतना आसान सवाल, इससे आसान मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1। सो मूव टू नेक्स्ट। ओके, सो अगेन थर्मोडाइनमिक्स से काफ़ी आसान सा सवाल है, काफ़ी बेसिक सा सवाल है। तो एक इक्वेशन दी हुई है, 2Cl गैस गिव्स राइज टू Cl2 गैस। तो इसमें आपको बतानी है एंथैल्पी चेंज क्या है और एंट्रोपी चेंज क्या है, राइट। तो आप खुद देखो, 2Cl का मतलब ये हुआ कि 2 आइसोलेटेड क्लोरीन एटम्स हैं और Cl2 का मतलब हुआ कि एक Cl2 मॉलिक्यूल, राइट। तो आप खुद सोचो, अगर 2 आइसोलेटेड क्लोरीन एटम्स एक बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब अगर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से एनर्जी क्या होगी? रिलीज, यानी कि इसमें जो डेल्टा H होगा दैट विल बी निगेटिव, मतलब डेल्टा H इज लेस देन 0। ठीक, और दूसरा सवाल एंट्रोपी, आप खुद देखें, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ गैसेस आर देयर, यहाँ पर ओनली 1 मोल ऑफ गैस इज देयर, यानी कि नंबर ऑफ गैस मोल्स इज डिक्रीजिंग, यानी कि एंट्रोपी मतलब जो सिस्टम की रैंडमनेस होगी, डिसऑर्डरनेस होगी, वो भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एंट्रोपी चेंज भी निगेटिव, मतलब ये भी क्या है? लेस देन 0। तो कहने का मतलब दोनों ही डेल्टा H और डेल्टा S दे आर लेस देन 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा सा सवाल है, और गाइज सच बताऊं तो इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हो अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले से कर रखें, राइट। तो देखते हैं जरा कि होता क्या है। तो हमें बोला गया है कि NiOH होल ट्वाइस का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए, राइट। और गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसको अपन पानी में डिसॉल्व नहीं करवा रहे हैं, NaOH के अंदर डिसॉल्व करवाया जा रहा है, राइट। तो होगा गाइज ये रिवर्सिबली डिसोसिएट होगा इनटू Na2+ एंड OH- 2OH-। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी को मैं S मान लूँ तो इसका कंसंट्रेशन S, इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 2S। और गाइज पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि इसको हम NaOH में डिसॉल्व करवा रहे हैं 0.1 m NaOH, तो क्योंकि गाइज ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये भी पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा और OH- यहाँ से भी मिलेगा, और कितना मिलेगा? पूरा का पूरा, यानी कि 0.01 मोल ही मिलेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। तो जो OH- का टोटल कंसंट्रेशन अपने पास आ जाएगा दैट इज 2S प्लस 0.1 फ्रॉम NaOH। ठीक, तो अगर मैं इसके लिए KSP का इक्वेशन लिखता हूं दैट इज योर Na2+ का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। अगर मैं वैल्यूज को पुट करूं, दिस इज योर S इंटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा ये पूरा दैट इज 2S प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करवा दूं A प्लस B का होल स्क्वायर दैट इज S इंटू 4S का स्क्वायर प्लस 0.01 प्लस 0.04S, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अपना आ जाएगा 4S का क्यूब प्लस 0.01S
प्लस 0.04 s का स्क्वायर। और गाइस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इसलिए मैंने कहा कि इसको आप तभी कर सकते हो अगर इसको आपने कर रखा है पहले से, ठीक। ये जो गाइस NiOH होल ट्वाइस होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर काफ़ी कम होती है, यानी कि S की वैल्यू काफ़ी छोटी होती है। तो इसके वजह से ये जो स्क्वायर और क्यूब वाले टर्म्स होते हैं, इनकी वैल्यू उससे भी छोटी हो जाएगी। मतलब इन टर्म्स को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन, ठीक। तो हमारे पास जो बच जाता है दैट इज KSP, जिसकी वैल्यू अपने को प्रोवाइडेड है, दैट इज 2 × 10⁻⁻15 इज इक्वल टू, तो बचा हुआ टर्म इज दिस, दैट इज 0.01 s। तो अगर मैं s को फाइंड आउट करूं, दैट इज 2 × 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 0.01, जिसकी वैल्यू आ जाएगा 2 × 10⁻13, ठीक। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरूर एक बार नजर डाल लें, ठीक। तो मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो अगला सवाल है सॉल्यूशन में, और ये भी काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है गाइस। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर्मूले बिल्कुल आपके टिप्स में होने चाहिए, तभी विद इन मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। तो दी हुई है हमें कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि KF की वैल्यू फॉर बेंजीन इज 5.12 एंड सॉल्यूशन की जो मोलालिटी है दैट इज 0.078, और हमें बतानी है डेल्टा TF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और गाइस इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, राइट। तो अगर मैं वैल्यूज को पुट कर दूं, KF का वैल्यू है 5.12 और M होता है दैट इज 0.078, और गाइस मल्टीप्लाई भी क्या ही करना है, समझना जरा बात को। 5.12 क्या मैं इसको 5 मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकता हूँ। 0.078 क्या मैं इसको 0.08 मान सकता हूँ? बिल्कुल। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कहीं ना कहीं 0.4 के आसपास आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक। तो मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो आखिरी सवाल फाइनली सॉलिड स्टेट से है, और हमें बोला गया है कि एक एलिमेंट है जो कि BCC स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और उसकी एज लेंथ दी हुई है 288 पिकोमीटर्स, और हमें बतानी है उसकी एटॉमिक रेडियस, ठीक। और आपको सीधा सा फॉर्मूला पता है फॉर BCC द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस दैट इज A इज इक्वल टू 4R/√3, यानी कि अगर R को मैं फाइंड आउट करूं दैट इज √3A/4, अगर A की वैल्यू को मैं पुट कर दूं दैट इज √3 × 288 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक। और गाइज आप खुद सोचो, इसकी जो टोटल वैल्यू, इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो भी तो आपको पूछा जा सकता था, लेकिन NTA ने ऐसा नहीं पूछा। तो गाइस फॉर्मूले हमेशा के लिए आपके टिप्स में होने चाहिए। तो हमने कर ली है फिजिकल की सारी क्वेश्चंस, और ऑर्गेनिक की भी और इनऑर्गेनिक की भी, और लिंक आपको सबके सब मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।